Assalamualaikum guys, today I am here to tell you about how to study chapter number 26 local anesthetics from mini capstone of pharmacology। इसमें आज आपको बताऊंगी मैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपने जो है इसमें इस चैप्टर में से याद करनी है एमसीक्यू और एससीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास चैप्टर नंबर 26 जो लोकल एनेस्थेटिक्स है, इसमें हमें पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन, इसका ये लोकल एनेस्थेटिक्स जो है वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक्स तब होते हैं जब यूज़ किए जाते हैं जब सेंसरी ट्रांसमिशन जो होती है फ्रॉम द लोकल एरिया ऑफ द बॉडी टू द सीएनएस इज़ ब्लॉक्ड। ठीक है, और उसके बाद इसके फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो 2 टाइप्स में है, यानी कि एस्टर्स और अमाइड्स में है। ठीक है, और जो एनेस्थेटिक्स हैं वो इनहिबिट करते हैं एक्शंस को। ठीक है, इन एक्शंस को इनहिबिट करने के लिए जो है लोकल एनेस्थेटिक्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास एस्टर्स आ जाते हैं उनमें मेनली हमारे पास लॉन्ग एक्शंस हैं, शॉर्ट एक्शंस हैं और सरफेस एक्शंस हैं। ठीक है, उस बाद जो अमाइड्स हैं उसमें लॉन्ग एक्शन और मीडियम एक्शंस हैं। ठीक है, इनकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो अपने जो लास्ट वाला टेबल है इसका यहाँ से आपने करनी है। ठीक है, ये वाली जो इसकी क्लासिफिकेशन है ये दी हुई अमाइड्स की और एस्टर्स की, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, जो अमाइड्स हैं इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इनके लास्ट पे केन आता है। ठीक है, इनको याद करने की ट्रिक ये है कि इसके लास्ट पे केन आता है। ठीक है, और इसमें 2 आईज आएंगे, यानी कि जैसे आरटी केन है तो इसमें 2 आई आ रहे हैं। ठीक है, बीपीवी केन है तो इसमें भी 2 आई आ रहे हैं। ठीक है, इन सब में 2 आई आएंगे और लास्ट पे केन आएगा। जो एस्टर्स हैं उनके लास्ट पे भी केन आएगा। तो आपने याद रखना है कि लोकल एनेस्थेटिक्स जो हैं उनके जो ड्रग्स होंगे उनके लास्ट पे केन आ रहा होगा। ठीक है, और जो अगर एक आई आ रहा है तो वो एस्टर्स होंगे और अगर 2 आई आ रहे हैं तो अमाइड्स होंगे। ठीक है, इस तरह से आपने इनकी ट्रिक्स को याद कर लेना है, इसलिए आपके एमसीक्यू जो है वो सॉल्व हो सकते हैं और एससीक्यू में भी आपको ये जो है वो हेल्पफुल होंगे। ठीक है, उसके बाद आपने इनमें से 2-3 नाम्स जो हैं वो अच्छे तरीके से याद रख लेने हैं। ठीक है, जैसे कि इजीली अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास बीपीवी केन, उसके बाद लोवो बीपीवी केन और लाइडोकेन। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। उसके प्रोली मैपिविकेन और रोपिविकेन। ठीक है, ये सेम नेम है, इस तरह से आपने ये 5 नाम आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये इजी है, ये आपने ऐसे ही याद कर लेने हैं जिसके कोकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन और बेंजोकेन। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आपने अच्छे तरीके से याद करनी है और उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये दोनों आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। उसके बाद क्लिनिकल एप्लीकेशन ये आपको आनी चाहिए, ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। उसके बाद टॉक्सिसिटी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो टॉक्सिसिटी है ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। ठीक है, ये बस एक दफ़ा रीड आउट कर ले, ये जो फार्माकोकाइनेटिक्स है इसकी ये बस एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, लेकिन बाकी जो ये पूरा टेबल है ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ये एमसीक्यू, एससीक्यू और वाइवा क्वेश्चन तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने जो इस चैप्टर में याद करना है उसके बाद केमिस्ट्री आ जाती है। केमिस्ट्री बस आपने इसमें पीएच इसकी जो है वो एक दफ़ा बस याद रख लेनी है। ठीक है, वैसे सारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसकी पीएच और पीके की वैल्यू जब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स, इसमें जो हमारे पास कोकेन लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है क्योंकि ये इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्शंस जो है उसकी वजह से होती है और ये ड्यू टू इट्स इनहिबिशन ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन अपटेक इनटू द नर्व टर्मिनल्स। ठीक है, ये जो लाइंस लिखी हैं ये आपने एमसीक्यू के लिए याद रखनी है। और लोकल एक्टिंग में जो हमारे पास ड्रग्स आ जाते हैं वो भी लेस डिपेंडेंट होते हैं ऑन द को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वेजो कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये 2 लाइंस आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। उसके बाद बाकी ये एक लाइन इसके बारे में बताई हुई है, इन ड्रग्स के बारे में ये आपने याद रख लेनी है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ एस्टर लोकल एनेस्थेटिक्स कॉरिडोर बाय कोलिनेस्ट्रेज जिस एंजाइम जो है उससे हो रही होती है और जो वेरी रैपिड है वो प्रोकेन है। ठीक है, उनकी हाफ लाइफ आपने जो है एमसीक्यूज़ के लिए पढ़ लेनी है और ये भी हमसे अपने एमसीक्यू के लिए लाइंस जो है वो पढ़ लेनी है। ठीक है, बाकी एमसीक्यू में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता होता है वो इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है और इसका ठीक है, और जो ये डायग्राम बनी हुई है 26.1 ये डायग्राम अपने अच्छे तरीके से करनी है। इस डायग्राम में बताया हुआ है कि ड्रग्स जो हैं वो पहले डायरेक्टली नहीं जाते बल्कि ड्रग्स जो है वो मेम्ब्रेन डिफ्यूजन जो है उसके थ्रू से ड्रग जो है वो मेम्ब्रेन की दूसरी साइड पे जाते हैं, इनसाइड साइड पे जाते हैं और वहाँ पे जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और जो सोडियम चैनल्स हैं उनको ब्लॉक करते हैं। ठीक है, और या फिर ये क्या करते हैं कि साइटोप्लाज्मिक डिफ्यूजन में जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली जो है ये जाके नहीं काट होते बल्कि क्या करते हैं साइटोप्लाज्मिक डिफ्यूजन में जाते हैं और उधर से फिर ड्रग के साथ इसकी कम्बिनेशन होती है। फिर फर्दर ड्रग जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और फिर सोडियम आयंस को ब्लॉक करता है। ठीक है, तो ये जो ड्रग वाली ये डायग्राम है ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। ठीक है, ये डायग्राम आती होती है एससीक्यू में तो ये आपको पता होनी चाहिए और साथ इसका अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ये याद रखना है। इसमें फर्स्ट जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपको आने चाहिए कि ब्लॉक करता है वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल्स को और रिड्यूस करता है इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम आयंस को और प्रिवेंट करता है डिपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन एंड ब्लॉकिंग कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। ये जो 4 लाइन्स हैं ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो नॉन आयोनाइज्ड हैं
वो इफेक्टिव इंट्रासेलुलर कंसनट्रेशंस मोर रैपिडली करते हैं, ठीक है। उनकी जो कंसनट्रेशन है, इंट्रासेलुलर कंसनट्रेशन, वो रैपिडली हो रही होती है। और जो हमारे पास आयोनाइज्ड हैं उनकी क्या होता है, वो ब्लॉकिंग में इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। वो ब्लॉकिंग जो है उन उस इफेक्टिवली गाइड होते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको इसके यही याद होने चाहिए। और ये बताना चाहिए कि ये दोनों जो हैं प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल, फर्स्ट ऑफ ऑल इन रीचिंग द रिसेप्टर साइड पे पहुंचने के लिए, और सेकंड काजिंग द इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपने 3-4 पॉइंट्स इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये अच्छे तरीके से याद रखने हैं। उसके बाद इसकी जो ये लास्ट वाली लाइन्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि अगर अदर फैक्टर्स आर इक्वल, इफ अदर फैक्टर्स आर इक्वल, रैपिडली फायरिंग फाइबर्स जो हैं वो यूजुअली ब्लॉक कर रहे होते हैं, ठीक है, बिफोर स्लोली फायरिंग फाइबर्स, ठीक है। जो रैपिडली फायरिंग फाइबर्स हैं, यानी कि जो रैपिडली एक्ट कर रहे होते हैं फाइबर्स, वो यूजुअली क्या होते हैं, ब्लॉक्ड हो रहता है। उसके बाद हमारे पास आपको ये पता होना चाहिए कि जब हाई कंसनट्रेशन होगी एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम आयंस की में इन्हांस द लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी, तो ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, वेयर एज एलिवेटेड एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम लेवल्स एंटागोनिस्ट इट, ठीक है। जबकि कैल्शियम लेवल अगर जो है वो एलिवेटेड होगा, ज़्यादा होगा, तो वो इसके इफेक्ट को ऑपोजिट कर देगा, यानी कि एंटागोनाइज कर देगा, ठीक है। तो ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, ये आपको पता होने चाहिए विद डायग्राम, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और ना ही ये टेबल इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने फर्दर आपने क्या याद रखना है, उसके बाद फर्दर आपने क्लिनिकल यूजेस याद रखते हैं, ठीक है, कि वेजो कंस्ट्रक्शन के ये माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स जो होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो मेजर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनके लिए हम लोग जनरल एनेस्थीसिया जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका अगर कम्बिनेशन किया जाए वेजो कंस्ट्रक्शन के साथ किया जाता है, कंस्ट्रक्टर्स के साथ किया जाता है, जैसे कि एपिनेफ्रीन्स के साथ, ठीक है। और जो एक्शन है इसका वो एक्सलरेट करता है, एक्सलरेट किया जा सकता है इस एक्शन को ऐड करके सोडियम बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, जो कि इन्हांस करता है इंट्रासेलुलर एक्सेसिस को। उसके बाद एट्रिकेन, आपको एमसीक्यू उसके लिए पता होना चाहिए कि इसका फास्टेस्ट इफेक्टिव एक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि लोकल एनेस्थेटिक्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं स्पाइनल एनेस्थेसिया देने के लिए, ठीक है। और अगर हेल्थ के स्कीमिक कंडीशंस में, ठीक है। और अगर जो है ये जो स्लो एपिड्यूरल इन्फ्यूजन, ठीक है, स्लो एपिड्यूरल इन्फ्यूजन जो है वो दिया जाता है, अगर ये जो एपिड्यूरल इन्फ्यूजन जो है ये मतलब स्पेस होती है स्पाइनल कॉर्ड में, और अगर इसको जो है वो ठीक तरीके से ना लगाया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है और सारा नर्वस सिस्टम ख़राब हो जाता है, ठीक है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर रिपीटेडली एपिड्यूरल इंजेक्शंस जो है वो दिए जाएँ तो क्या होता है, टैकीफिलेजिया यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाता है। उसके बाद इंट्रावेनस लोकल एनेस्थेटिक्स जो है वो पेन को रिड्यूस करने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। जब ऑपरेशन वाला हो रहा होता है किस चीज़ का करना हो, तो तब पेन को रिड्यूस करने के लिए इंट्रावेनस लोकल एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं। और न्यूरोपैथिक पेन स्टेट्स जो हैं उनके लिए ओरल और पेरेंटल फॉर्म्स में दिए जाते हैं, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको टॉक्सिसिटी जो है इसकी वो पता होनी चाहिए कि अगर इसमें यह है कि CNS पे इसका क्या इफेक्ट है, CVS पे इसका क्या इफेक्ट है, ये दोनों आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। टॉक्सिसिटी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने सारी की सारी अच्छे तरीके से याद करनी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा होता है, ठीक है, और इसके जो है काजेज़ क्या होंगी, और इस पर अगर कोमा पे पेशेंट चला जाए तो क्या होता है विद रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशंस, ठीक है, तो क्या हो सकता है, कोमा में जा सकता है। और उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए इसके, ठीक है। इसमें मेनली यही बताया होता है, आर्टेरियल डायलेशन होती है, बीपी डिक्रीज़ कर जाता है, और इसमें द एक्सेप्शन ऑफ कोकेन का की इसमें एक्सेप्शन है, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बीपीकेन के बारे में बताया होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देन आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोकेन जो है वो यूज़ होता है एज अ ड्रग ऑफ अब्यूज़, तो इसका कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी जो है इंक्लूड सिवियर हाइपरटेंशन होती है, ठीक है, विद सेरिब्रल हेमरेज, कार्डिक एरिथमियास एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये जो 3 लाइन्स है ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए MCQ के लिए और वाइवा क्वेश्चन के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अदर टॉक्सिसिटी इफेक्ट। इसमें प्राइलोकेन जो है इसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्ट करता है हीमोग्लोबिन को टू द मिथोग्लोबिन में, ठीक है। और जो पर्सनस हेल्दी पर्सनस होते हैं वो इसको टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरे पेशेंट्स हैं वो इसको टॉलरेट नहीं कर सकते, और इनमें कार्डिक डिसीजेस जो हैं वो कर होती हैं। उसके बाद इसका आपको पता होना चाहिए कि जो एस्टर टाइप होती है लोकल एनेस्थेटिक की, वो काज करती है एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि जब इसको दोबारा से लगाया जाए तो वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में इसका यूज़ जो है वो बहुत कम है, ये आपको पता होना चाहिए। और लोकल एनेस्थेटिक्स जो है वो काज करते हैं न्यूरोटॉक्सिक एक्शंस भी काज करते हैं, ठीक है, स्पेशली इंपॉर्टेंट होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, जो कि इंक्लूड है हिस्टोलॉजी के लिए आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ द टॉक्सिसिटी। ये आपको पता होना चाहिए कि
सिम्टोमेटिकली जो है वो ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। देयर इज़ नो एंटीनोड, यानी कि इनका कोई रिवर्सल नहीं है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसमें जो ड्रग्स इन्वॉल्व हैं वो पता होना चाहिए। जब हाइपरटेंसिलाइजेशन होगी तब क्या करना चाहिए कि ऑक्सीजन देनी चाहिए, जब न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए हम ये चीज़ आपको पता होना चाहिए लिपिड रेस्ट्रिक्शंस जो हैं हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी बेनिफिट्स, ठीक है। इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन में जो लिपिड रेस्ट्रिक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। मेन चीज़ें आपने सिर्फ याद रखनी है, सारे पैराग्राफ्स आपने नहीं याद करने, सिर्फ मेन पॉइंट्स जो हैं इसके वो याद रखने हैं। बाकी सारा आपने एक दफ़ा रीड और MCQ के लिए कर लेना, ठीक है। होप सो कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और उसके बाद एक ये भी क्वेश्चन है जो वाइवा क्वेश्चन में मोस्टली पूछा जाता है इसमें, यानी कि सेंसिटिव फाइबर्स जो हैं वो उनकी ब्लॉकेज हो रही होती है, तो वो किस तरह से ब्लॉकेज हो रही होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले पेन है, फिर कोल्ड है, फिर वार्मथ है, टच, फिर डीप प्रेशर, फिर मोटर एक्टिविटी जो है वो लॉस होती है। और अगर जब इसकी रिकवरी हमने करनी हो तो इसको हम लोग रिवर्स आर्डर में लेके जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आप भी नोट कर लें, ये वाइवा क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना एक दफ़ा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।